नमस्ते साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन इसके साथ ये 12th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बहुत से जैसे 12th क्लास में डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। और जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आपके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व का जो ये परमाणु का जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंस है। तो आज की क्लास अपनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लास्ट तक ज़रूर देखना, कहीं मिस ना कर जाओ इस क्लास को। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपका अपना चैनल है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ आपको एक चीज़ बता दूं कि इस ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एक टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दे रखा है, और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार के रसायन विज्ञान के काफ़ी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोट्स प्राप्त होते रहें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अपना जो टॉपिक है क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज का जो अपना टॉपिक है, क्या नाम लिखा हमने बोर्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें अपने को बातें याद रखनी थी। एक तो मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में क्वांटम संख्याओं के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, क्वांटम संख्याओं के बारे में बताया था। एक तो हमने ये पढ़ा था, और एक ऑफ बाउ सिद्धांत। इस ऑफ बाउ सिद्धांत के अंदर हमने 3 बिंदु पढ़े थे, 3 नियम पढ़े थे। एक नियम को हमने जो नाम दिया था सबसे पहले वो था आपका पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। दूसरा था N+L का नियम, और तीसरा था आपका हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे तो हमें इन नियमों का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अगर ये क्लास अटेंड नहीं की है तो आपको इस ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन में इन ऑनलाइन क्लास का लिंक भी मिल जाएगा, उसको आप इस क्लास के बाद ज़रूर देख लेना। अब जो सबसे पहले हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। इनके लिए मैंने आपको तरीका बता दी क्या करना है आपको इसके लिए। इसके अलावा जब हम शुरू करते हैं तो कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, चलो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर भी मैं आपको अपने एक शॉर्ट तरीके से सेम बात करते जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है, कोष को। तो पहले कोष के लिए उसका मान होता है 1, दूसरे कोष के लिए 2, तीसरे कोष के लिए 3 और चौथे कोष के लिए 4। अभी मैं आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा रहा हूँ वो हम परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक सीखेंगे। मुख्यतः यही पूछा जाता है, उसके आगे हम बात और कर लेंगे। देखो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कुछ चीज़ बातें जो सिंपल कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं कि पहला कोष 1, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा। अब आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि सबसे बड़ा कोष होता है, कोष के अंदर उपकोष होता है, कोष के अंदर क्या होता है, उपकोष। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या हमने पढ़ी थी, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया था, n से,
मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट हमने एन से किया था, तो एन क्या मुख्य क्वांटम संख्या जो किसके बराबर में बताती है, कोस। अब हमें क्या पता चलेगा, कोस। कोई भी जहां 1 2 3 4 लिखा होता है उसके लिए हम क्या लेंगे, कोस। अब बात आती है उपकोस। क्या आता है, उपकोस। उपकोस के लिए हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है, उपकोस को। और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था एल, और वहां हमने पढ़ा था कि एल का मान यदि 0 हो तो कौन सा उपकोस होगा, एस। 1 होने पर पी, 2 होने पे डी, और 3 होने पे एफ। ये एल का मान है, ये मान लिखा है वो तो एन का है। अब आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो याद करना है कि पहले कोस में केवल एक ही उपकोस होता है, वो होता है 1s। पहले कोस में केवल एक ही उपकोस होगा, वो होगा 1s। दूसरे कोस में 2 उपकोस होंगे, s और p, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2s और 2p। तीसरे कोस में 3 उपकोस होंगे, 3s 3p 3d। चौथे कोस में 4s 4p 4d 4f। इतना याद रखना है। पहले कोस में एक उपकोस होता है 1s, दूसरे कोस में 2s 2p उपकोस होगा, तीसरे कोस में 3 उपकोस। यहाँ से आसानी से याद हो जाएगा, 3s 3p 3d। चौथे कोस में 4 उपकोस, 4s 4p 4d 4f। अब यहाँ से मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूँ कि प्रत्येक कोस में, प्रत्येक जो कोस या जो उपकोस बनाया है, इस उपकोस के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। उपकोस के अंदर क्या होंगे, कक्षक। अब देखो ये कैसे याद करेंगे, इसकी भी हमने काफ़ी बातें कर चुके थे। आपको याद क्या रखना था कि देखो एस उपकोस होता है, तो एस उपकोस में केवल एक कक्षक होगा। पी उपकोस में कक्षक कितने थे, 3। तो ये बात आपको याद रखनी, पी उपकोस में कक्षक कितने होते, 3। डी उपकोस होता है, उसमें कक्षक होते हैं 5। और एफ उपकोस में कक्षक होते हैं आपके 7। तो ये याद रखना है कि ये तो उपकोस था, उपकोस के अंदर कक्षक कितना होता है, तो वो आपको यहां से आसानी से याद हो जाएगा कि एस उपकोस में एक कक्षक, पी उपकोस में 3 कक्षक, डी उपकोस में 5 कक्षक, और एफ उपकोस में 7 कक्षक होते हैं। अब यहाँ से अपने लिए जो समझने लायक बात है वो है कि जिसको आप कक्षक के रूप में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि कोई भी कक्षक हो, जो एक डब्बा आपने बनाया है, इस डब्बे में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक डब्बे में, अर्थात एक कक्षक में 2। तो देखो एस में एक ही कक्षक होता है, तो यहाँ से याद करना कि इस एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 भरे जाएंगे। पी में 3 कक्षक होते हैं, तो 1 में 2, तो 3 में 6। तो पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। डी की बात करें तो डी के अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 10। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको जो तरीके मैं बता रहा हूँ उससे आपको याद हो जाएंगे आसानी से कि सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक क्रम होता है जो मैंने रख दिया, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। आगे का क्रम भी मैं अभी बताऊंगा। एक तो ये चीज़ें थी। उसके बाद देखो ये जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कोस को, पहला कोस। ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे कोस को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरे कोस को, 4 रिप्रेजेंट करता है चौथे कोस को। अब पहले कोस के अंदर एस है, केवल एक है, तो पहले कोस में केवल एक ही उपकोष है, उस क्या होगा 1s। दूसरे कोस में 2 उपकोष है,
2s 2p, तीसरे कोष में 3 उपकोष s p d और चौथे में 4। लेकिन ये तो बात हुई उपकोष की। उपकोष के बाद हमें क्या रखना था कि s उपकोष में 1 कक्षक होगा, p उपकोष में 3 कक्षक होंगे, d में 5 और f में 7, और एक कक्षक में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से याद हो गया कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 2, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाते हैं। तो ये चीज़ें तो आप इस प्रकार से हो गए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अब हम आगे बात करें इसके लिए। तो इस प्रकार से आप देखो एक चीज़ें बता रहा हूँ, इसको हमें लिखेंगे कैसे और हमें इसको कैसे समझ के कैसे हमें इसको याद करना, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जिसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। आप वहाँ से आप कंफ्यूज ना हो कि जिससे आपकी समझ में ना आए। अब देखो यहाँ पे एक बातें करते हैं हम कि आपके पास आप ये तो समझ गए कि 4 प्रकार के उपकोष होंगे, S P D और F। तो यहाँ मैंने लिखा S, फिर लिखा P, फिर लिखा D और फिर लिखा S, ये उपकोष है। इस S उपकोष में S उपकोष में कक्षक कितने होता है? 1, P में 3, D में 5 और F में 7। लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक कक्षक में 2, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में से। अब लिखना कैसे? सबसे पहले मैंने लिखा 1, तो बेटा 1 का मतलब यहाँ से 1 उठा लो, तो 1 ही है यहाँ पे S, तो इसको जोड़ दिया 1s। अब मैंने क्या लिखा? 2, तो 2 का मतलब 2 बार लेना है, तो एक बार हो जाएगा 2s, फिर हो जाएगा 2p, 2s 2p। फिर क्या करना है? फिर तीसरे पे जाओ, 3 हो जाएंगे, इस बार लिखेंगे हम 3, तो 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, ये लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने क्या लिया? 4, तो 4s 4p 4d 4f। अब क्या लिखा? 5। बड़ा लिखे तो 4 ही है, 5 में तो कुछ आगे है नहीं, तो इसको ऐसे रिपीट कर दो, 5s 5p 5d और 5f। अब क्या करना है? 6, अब बड़े कि कम करते जाओ, एक कम कर लो, तो 6s 6p 6d। अब एक और कम कर लो, 7s 7p। बेटा आपके आवर्त सारणी में इतने ही काम में आएंगे, 118 तत्वों का तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिख दिया जाता है। और हमें ये क्रम याद होना चाहिए। क्रम कैसे? ये तो लिखा तो हमने इससे पहले 1s के बाद हम लिखेंगे 2s 2p, फिर लिखते हैं 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, फिर एक कम कर लिया 6s 6p 6d और 7s और 7p। इतना लिखने के बाद अब हमें इन ये उपकोष हो गए। देखो 1 का मतलब ये पूरा कोष, 2 का मतलब ये पूरा कोष, ये तीसरा कोष, ये चौथा 5 और 6 ये कोष हो गए। लेकिन उस कोष के अंदर जैसे इसमें तो एक ही उपकोष है, इसमें उपकोष कितने हो गए? 2, इसमें 3, इसमें 4। अब इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ा जाता है, अर्थात जिसकी ऊर्जा कम है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। इनको भरने का एक क्रम है, उसके लिए हमने एक नियम पढ़ा था, n+l का नियम, n+l का नियम। लेकिन उसका भी मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप अगर डायरेक्ट याद करना चाहो तो इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। समझना कि कुछ जगह इस क्रम से ना भर के इसमें थोड़ा चेंजिंग आता। चेंजिंग कहाँ से होता है कि एक छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे को पेन दिया तो उस पर उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, यहाँ से उसने यहाँ से ऐसे गाड़ी चलाई, पहला गया 1s से फिर वो टर्न मारा, वापस कहाँ चला गया? 2s, फिर 2s से टर्न मारा, कहाँ चला गया? 2p पे, 2p से फिर टर्न मारा, कहाँ चला गया? 3p पे, 3p से फिर टर्न मार के कहाँ आ गया? 4s में। देखो इसी क्रम में याद ही रखना है। इसका मतलब आपको जब भी एक विशेष बात, इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे और इनमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 3p के बाद आपको इलेक्ट्रॉन
किसमें 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं बनना है, किसमें बनना है 4s। इसका कारण क्या था, n+l का नियम जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो वो बच्चे वाली गाड़ी याद रखनी है, बच्चे ने गाड़ी यहाँ से चलाई, अब आगे कुछ जगह नहीं, तो यहाँ से उसने गाड़ी वापस से घुमाई। अब देखो 4s में बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ेगा 3d 4s 4, फिर वापस यहाँ से टर्न लिया, वापस उसकी ये गाड़ी इस प्रकार से चलती रही। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें कुछ बातें याद रखनी है कि किस प्रकार से उसने ये गाड़ी चलाई है। तो ये क्या था, उपकोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। वैसे इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये बस बुक में या किताबों में दिया होता है इसलिए मैंने बना दिया, बाकी इस क्रम की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक होता है, वो तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको ईजिली। तो लेकिन हम इस टॉपिक को ऐसा पढ़ने कि एक बार पढ़ने के बाद कभी हमें कहीं और आवश्यकता ना पड़े। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप बना लें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा इस गाड़ी को एक बार आप भी चला लेना, बचपन में से बहुत सी चलाई होगी, तो अब दोबारा से ट्राई कर लेना ऐसे गाड़ी चलाने की। तो ये क्या है कि इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब भी क्या होता है, किसी तत्व या परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब देखो हम आगे बात करें इसमें कि मिटा रहा हूँ बेटा इसको। अब हमें याद क्या करना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार पढ़ने के बाद अपने कभी ऐसे नौबत नहीं आए। तो इतना तो आपको याद हो गया होगा आराम से, 1s फिर 2s आएगा, 2p आएगा, इसके बाद 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इतना क्रम तो अपने को मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। ये तो मैंने अलग अलग लिखा है, तो आपको याद करना क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम। तो क्रम का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे 1s में, फिर किस में भरोगे 2s में, फिर भरोगे 2p में, फिर भरोगे 3s में, 3p में, फिर 3d में भरोगे, उसके बाद 4s में, 4p में, 4d में, 4f में। ठीक है, ये इसका होता है। अब कुछ जगह चेंजिंग होता है, जैसे यहाँ पर कि 3d से पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में भरते हैं 4s में। इसका कारण क्या था n+l। नहीं समझ में आए तो ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है पहली वाली क्लास का, वहाँ से आप समझ सकते हो। तो अब हम बात करें तो ये उपकोष है और इनमें हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। अब देखो यहाँ से आप एक सीख लिए कि S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम 2, P में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10 और F में अधिकतम 14। अब यहाँ से भी किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हाइड्रोजन। अब समझना हाइड्रोजन, तो अब देखो जितना हमें जितने की आवश्यकता, जहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे वहाँ तक हम उसको सामने रखना, बाकी की हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो सीधी बात है कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। अब ये चीज़ तो आपको पता है कि जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सीधी बात है कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, तो 1s में मैंने कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया 1, क्योंकि हमें पता है कि s का मतलब एक कक्षक होता है और इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। अगर आपके पास 1 है तो आपने 1 भर दिया, 2 होगा तो 2। अब देखो आगे, हाइड्रोजन के बाद मैंने लिखा है हीलियम। हीलियम के लिए मैं लिख दिया 1s। देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो आपके पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, तो यहाँ आपने कितने कर दिए 2। अब यहाँ से समझो लिथियम आया, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मुझे पता है इस s में कितना भरा जाएगा 2,
कितना बच गया, एक, जो बचे वो आगे वाले में शिफ्ट कर दो, तो इसमें कितना आ जाएगा, एक। तो लिथियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो तरीका क्या हुआ, 1s2 2s1। अगर इसी प्रकार अगर मुझे किसका लिखना हो, बेरिलियम का, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। तो क्या होगा, 1s में 2 आ गया, 2s में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएगा। तो 2 2 4। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे किसका, बोरोन का। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोरोन का। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। तो देखो 1s2 2s2, फिर 2s के बाद क्या आएगा, 2p। अब देखो बोरोन के पास कितने होते हैं, 5, तो 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, 4। अब p में हम पता हम कितने भर सकते हैं, 6, लेकिन हमारे पास 2 और 2 4 भर दिया, तो बच्चा कितना, 1। तो इस p में कितना आ जाएगा, 1। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, बोरोन का। तो बेटा कोई कन्फ्यूजन वाली बात, सीधी सी बात है, 1s 2 2s 2 2p1। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, वो इसमें बढ़ते जाना है। अब जैसे हम बात करें कार्बन, किसकी बात करें हम, कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। अब देखो 6 बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा और इसमें 2, तो 2 2 4 2 6। तो यहाँ ऐसा हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब मुझे ये कहा गया कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो अब 7 का मतलब क्या हुआ, 2 इसमें 4, p में कितने बढ़ सकते हैं हम, 6, तो 2 ही बढ़े हुए थे पहले, तो 2 2 4 और 3 इसमें 7 हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p3। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के में का परमाणु क्रमांक 8, तो एक आगे और बढ़ जाएगा, 1s2 2s2 2p4। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हो, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 भर सकते हो। ये बात बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और जैसे ये भर जाए आगे वाले में चले जाओ। तो ऑक्सीजन में क्या किया, 1s2 2s2 2p4। अब मैंने यहाँ पर किसका लिख दिया, इसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या था, F 1s2 2s2 2p। देखो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें हो गए, 4। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना, 9। तो 5 बच गए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। अब लिखो यहाँ पे नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक 10। तो 1s2 2s2 2p6। तो ये हमने क्या किया, परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल इजी है, इजीली आप समझो। अब यहाँ से एक बात आती है, यहाँ से हम ही एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्लस पॉइंट ये होता है कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे देखो ये इसका पहला कोश और ये इसका दूसरा कोश। अब ये सबसे बाहर है, तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन देख लो, 2s में 2 और 2p में 2, तो कुल के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से काफ़ी चीज़ें होती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो आगे हम बात करें कि इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम थोड़ा शॉर्ट कैसे लिखते हैं वो भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम डिटेल से पूरा सीख लेते हैं, उसके बाद हम आगे शॉर्ट कैसे लिखना है वो ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसलिए इस क्लास को कंप्लीट लास्ट ज़रूर देखें। तो इतना हो गया, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आगे देखो क्या करना है। तो ये क्रम तो आपको याद हो जाना चाहिए कि किसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। अब देखो अब हम आगे क्या लिखते हैं इसको, तो क्रम को मैं फिर से ही लिख दूँ शॉर्ट में कि आपको यहाँ ऊपर याद आ जाएगा कि क्या था। पहले 1s, फिर आता है 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d और 4f तक हमें लिखना होता है। अब देखो यहाँ से आप एक चीज़ समझे, अगर अब हमें किसका लिखना हो बेटा समझना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिखना है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं कि आपको किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है।
तो अब देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, तो 11 तक बढ़ने तो जो इसमें 2 आएंगे, 2 इसमें आएंगे 4, 6 इसमें आएंगे 10, पी में कितने आएंगे 6, 10 और इस एस में कितना आएगा 1, तो कुल 11। तो यहाँ तक का अपने को लिखना तो सीधा माइंड क्लियर होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो इसके बाद आपका आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए हम बात करते हैं 12। अब मैग्नीशियम तो 12 आने का मतलब एस में कितने हो जाएंगे 2, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। इसके बाद हम लिखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आएगा आपका 13 नंबर पे। अब 13 बढ़ना तो यहीं से याद कर लो 2 2 4 6 10 10 2 12 और 1 पी में 13, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब देखो मुझे किसका लिखना, सिलिकॉन। सिलिकॉन मतलब 14, 1 बढ़ गया तो इसका मतलब पी में कितने हो जाएंगे 2। इसके बाद हम बात करें फास्फोरस में 15, तो फास्फोरस में 15 का मतलब पी में कितने हो जाएंगे 3, सल्फर में 16, क्लोरीन का 17 और आर्गन का कितना हुआ 18। आर्गन का 18। अब जो आर्गन का मैं लिख रहा हूँ बीच का आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आर्गन का 18 कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट कर लो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18। तो यहाँ आर्गन तक का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। कहाँ तक का आर्गन तक का। अब बीच वाला तो आप कर लोगे, इसमें पी में 2, इसमें पी में 3, इसमें पी में 4, इसमें पी में 5। तो ये बीच वाला जो मैंने आपके लिए छोड़ा है ये आप मुझे लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बात करें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से एक बात और बता दूँ, अब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे तो ये लाइन क्या होती जाएगी, लंबी होगी। अब लाइन लंबी होगी तो लिखने में टाइम लगेगा, तो इसको शॉर्ट लिखने का तरीका क्या होता है मैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम भी। अब देखो आगे बात करें तो इतना तो उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद परमाणु क्रमांक 18 तक हो गए। अब बेटा परमाणु क्रमांक 19 20 आगे वाले लिखेंगे तो यहाँ कुछ बातें अपने को विशेष ध्यान देनी है। कैसे, देखो यहाँ पे कि जैसे मैंने लिखा पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन बनना तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 और डी में एक भरोगे 19। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक हो जाती है, जो कैसे समझो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। अब यहां से एक बात समझना, अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, अब क्योंकि 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18, एक इसमें 19 हो जाता है। लेकिन एक बात याद करनी थी कि 3d से, फिर से रिपीट करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में बात बिल्कुल क्लियर कर लेना कि यहाँ पर कुछ हम बात विशेष कर रहे हैं कि 3d से पहले इलेक्ट्रॉन सदैव आपको 4s में भरना होता है। 3d से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरना होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी 3d आएगा तो उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 4s में। अब पहली बात तो आएगी सर 4s में क्यों भरेंगे, तो हमने एक रूल पढ़ा था n+l का नियम, n+l का नियम याद देता हूँ 3d और 4s। n+l का नियम क्या कहता है, जिसके लिए n+l का मान कम होता है उसकी ऊर्जा कम होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। अब देखो 3d के लिए n का मान कितना होता है 3 और d के लिए l का मान होता है 2, तो कुल योग कितना हुआ 5। 4s के लिए n का मान 4
और S के लिए L का मान होता है 0, तो इसका योग कितना हुआ 4। तो 3D पहले आता है, लेकिन इसके लिए n प्लस एल का मान 5 है और इसके लिए n प्लस एल का मान 4। तो जिसका मान कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, और जिसकी ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन को पहले हम उसी में भरेंगे। इस कारण से 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और 4s को भर देंगे, उसके बाद वापस से किसको भर दो 3D को। तो ये बात याद क्लियर होनी चाहिए कि 3D से पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में भरेंगे 4s में। तो इसको यहाँ से समझें कि अब हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सीधी बात है कि 18 हो गए, डी में भरेंगे नहीं, इसलिए मैं डी को क्या कर दिया 0, और ये इलेक्ट्रॉन किसमें भर दिया 1। अब बहुत सी जगह तो हम क्या करते हैं डी को लिखते ही नहीं है और क्या करते हैं सीधे ऐसे 4s में भर देंगे सीधे कि 3p6 के बाद क्या लिख दिया 4s। ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि मत लिखो, या सबसे अच्छा तरीका होता है कि 3D में कितना कर दो 0 4s, इसके पढ़ने के बाद D को भरना स्टार्ट कर दो। अब देखो क्या लिखा, कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4s। तो देखो 2 2 4 6 10 12 18 18 2 20 और डी क्या हो गया 0। हाँ, अब 4s बनने के बाद 4p नहीं, अब किस में भरेंगे 3d में अब भरेंगे। तो जैसे ही मैंने परमाणु क्रमांक कितना लिखा स्केडियम, स्केडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 21 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है 21 होता है। तो क्या किया इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। तो भरेंगे कैसे 2 2 4 6 10 12 6 18 18 2 20 भर गया। अब वापस पीछे आ जाओ और इसमें कितना कर दिया, कितना कर दिया 1 जोड़ दिया 21 हो गया। अब जब तक डी नहीं भरेगा, डी के 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तब तक डी को भरेंगे। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, तो क्या आएगा 4 पे फिर भरा जाएगा। तो यहाँ से उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब एक चीज़ और, अब बेटा इतना बड़ा हम बार बार लिखते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है, इतना बड़ा हम बार बार लिखते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है। तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो चीज़ें आप समझ लेना। पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे बात बता रहा हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको शॉर्ट में थोड़ा छोटा कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में ये छोटा हम इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। परमाणु क्रमांक 21 तक अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखो आपको क्या बातें याद रखनी है कि देखो 1s में 2 भर है, इनमें पहले इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ मैं। इसमें 2 भरेंगे, पी में 6 भरते हैं, एस में 2 भरते हैं, पी में 6 भरते हैं। यहाँ तक हम समझते हैं कि अगर 1s में 2 भरा जाता है तो इसका मतलब कौन सी अक्रिय गैस होगी, हीलियम। चलो इसको थोड़ा बड़े अक्षर में यहाँ समझा तो लिख के 1s 2s2 2p 3s 3p 3d 4s। आप इसको इतना समझो यहाँ तक समझ से पहले कि अगर आपने इनमें 2 भरते, एस में 2 भरते, पी में 6, एस में 2, पी में 6। आपने 18 वर्ग पढ़ा था अक्रिय गैस वाला, शून्य वर्ग बोलते हैं। क्या था, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। तो अब देखो यहाँ पे कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 2, नहीं आया तो लिख दो 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनोन 54, रेडोन 86। अगर आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, उससे पहले अगर हीलियम गैस आती है तो आप चाहो तो 1s2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, हीलियम। क्या लिख सकते हैं, हीलियम। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं उससे वो नियोन के बाद में आता है। किसके बाद आता है, नियोन के बाद में। तो नियोन तक का मतलब परमाणु क्रमांक 10 है, तो 2 2 4 और 6 10। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
नियोन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि किसी का परमाणु क्रमांक 18 के बाद आता है, 18 के बाद आता है, जैसे पोटेशियम कैल्शियम था, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 2 2 4 6 10 12 और 6 18। तो यहाँ तक के पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इस आर्गन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके द्वारा? आर्गन। जैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे मुझे ये कहा गया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p4। 4 कैसे आएगा बेटा? कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो 1s2 2s2 2p2। अब देखो बड़ा होता है। अब देखो कार्बन से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? कितना है? परमाणु क्रमांक 6। इससे पहले अक्रिय गैस आती है हीलियम। तो हीलियम को हम क्या ले सकते हैं? 1s2 के स्थान पे क्या ले सकते हैं? हीलियम। तो इसको अगर आप 1s2 को उठा के इस हीलियम को ऐसे ले सकते हो। अभी तो आप इसको फायदा नहीं समझ पाओगे, लेकिन आगे समझ पाओगे। अब सपोज करो मुझे किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है? सोडियम का। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना, तो आपने सीखा कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सीखा आपने। ये तो आपको सिखा दिया मैंने। अब देखो 2 2 4 6 10 10 1 11। अब यह विशेष बात क्या ध्यान देनी है वो समझो। सोडियम से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? नियोन। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? नियोन। 10 पर आती है। अब नियोन का मतलब 1s2 2s2 2p। तो इतना बड़ा लिख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक लिख रहे हो, तो चाहो तो इसके स्थान पर सीधा क्या ले सकते हो? नियोन। तो हम क्या ले सकते हैं? इसी को, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चाहो तो आप ऐसे ले सकते हो 11 सोडियम नियोन। इसका मतलब यहां तक क्या हुआ? नियोन 3s1। क्या हो गया? 3s1। तो बेटा इसका फायदा क्या होता है? देखो एक तो इतना बड़ा लिखना पड़ा और ये इतना शॉर्ट में हो गया। इससे क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें अपने लिए कंफर्टेबल हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं वो समझा दूं कि अगर आपको किसका लिखना हो? पोटेशियम का। किसका लिखना हो? पोटेशियम के। परमाणु क्रमांक कितना होता है पोटेशियम का? 19 के 19। अब देखो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। और 3p6 के बाद हमें पता 3d में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, किस में जाएगा? 4s। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? 3d10 3d0 4s1 कर दिया, 4s1। अब देखो कितना बड़ा हो गया। अब मुझे बताइए इस पोटेशियम से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? आर्गन। इसका मतलब 1s से लेकर 3p, 1s से लेकर 3p, इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? आर्गन। लेकिन ध्यान रखना जब भी अक्रिय गैस से लिखते हो तो उसको आपको कोष्टक में बंद करके लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो पोटेशियम 19 क्या हो जाएगा? आर्गन। अब बचा दो 3d0 4s1। अब बताओ शॉर्ट हुआ नहीं हुआ? तो ये तो आप ऑटोमेटिक 2-3 बार लिखोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि हीलियम लिखना तो 1s2 के लिए, नियोन लिखना तो 1s और 2s 2p हो जाएगा, और आर्गन लिखना है तो 1s 2s 2p 3s 3p। यहाँ तक का कवर कौन कर लेगा? आर्गन कवर कर लेगा। तो ये था इनको शॉर्ट लिखने का तरीका। तो वो अब हम सीखेंगे, आगे काम में लेंगे। स्केडियम से जो आगे पढ़ेंगे उसके लिए हम यही फॉर्मूला काम में लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब हम बात करें कि आगे वाले तत्वों को हम कैसे याद करेंगे, जहां से ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखो यहाँ से आपको कुछ बातें याद रखनी है कि हमें करना क्या है, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं परमाणु क्रमांक 21 स्केडियम से शुरू कर रहा हूँ। स्केडियम से लेकर 30 जिंक तक सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं से पूछे जाते हैं, और विशेषकर 12th क्लास में भी। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, परमाणु क्रमांक 21 की बात कर रहे हैं। तो स्केडियम 21 में कौन सा तत्व था? स्केडियम 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो बेटा यहाँ पे 3d और 4s ऐसा लिख रहा हूँ। अगर हम बोल जाए तो पहले काउंट कर लो ना इलेक्ट्रॉन, जैसे हमें पता नहीं कितना भरेंगे तो हम काउंट कर लेते हैं कि 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18। इसके बाद मैंने कहा था, माइंड में बिल्कुल क्लियर भी होगा कि 3d से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 4s में। तो 18 2 20, परमाणु क्रमांक कितना 21, 21 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। अब चाहो तो आप 4s को पहले लिख दो, 3d को बाद में लिख दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, या ऐसे लिखेंगे तो एक ही बात है। अब आपको पता बेटा इतना बड़ा बड़ा लिख के हम सबको लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो इनको शॉर्ट में हमने क्या सीखा कि यहां से लेकर यहां तक ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका था, कौन से अक्रिय गैस का था, काउंट करो 2 2 4 6 10 12 और 6 18। तो यहां से लेकर यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था आर्गन गैस का। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आर्गन गैस को लिखो और उसको डब्बे में पैक कर दो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चाहे तो इसी को स्केडियम परमाणु क्रमांक 21, इसके स्थान पे मैंने क्या लिख दिया आर्गन 3d1 4s2। तो अब बताओ कि इतना बड़ा लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे शॉर्ट में आगे वाले तत्वों के लिए, जिससे अपने कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, इसके साथ हम एक तरीका और सीख सकते हैं कि हमें पता है कि D के अंदर हम 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन कक्षक कितने होते हैं 5। S में कितने कक्षक होता है, 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। तो इसी स्केडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं चाहूं तो इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। Sc 21 है आर्गन, D है तो D में कितने कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4 और 5। S में कितना कक्षक होता है 1, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 3d4s। अब देखो 3d4s, और इसके लिए जब हमें लिखना है, इसके लिए जब हमें क्या करना है इसको लिखना है, तो यहां पर आप एक बात ध्यान रख सकते हो विशेषकर। अब मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है तो S में कितने देखो स्केडियम का परमाणु क्रमांक 21, तो आर्गन तक कितने हो गए 18। सीखते कैसे, आर्गन तक 18 19 20 21, 19 20 और 21, इसको इस प्रकार से भरना है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जिससे पूरा क्लियर होता है कि इससे हमें बहुत सी चीजें और सीखने को मिलती है, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। कि एक तो यहां से एक बात आपकी ये निकल के आई कि किसी भी कक्षक में जब हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, किसी भी कक्षक में जब हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं तो एक की दिशा इधर होगी तो दूसरी की दिशा उसके विपरीत होती है, नहीं तो उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। अब देखो अगर मुझे परमाणु क्रमांक स्केडियम का हो गया, शॉर्ट में कर दिया। अब देखो 22 पे आता है आपका टाइटेनियम। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो बड़ा सीधा याद कर लो ना कि 21 से ये तरीका काम में लेंगे हम, तो आर्गन 3d4s। तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 है, तो आर्गन तक कितना होता है 18, वो तो हो गया। तो 18 2 20 कितने 22, तो डी में कितने आ गए 2 आ गए। अब क्या हुआ वेनेडियम, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23, तो कैसे लिखेंगे इसको आर्गन 3d4s। तो 23 है तो 18 18 2 20 20 3 23। अब देखो Cr 24 क्रोमियम, आर्गन 3d और 4s भर दिया। अब बेटा यहां से एक बात समझनी है, सबसे कह रहा हूं सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक तो आपका पूछा जाता है किसका क्रोमियम का, यहां लिख रहा हूं, एक तो आता है क्रोमियम और एक आता है कॉपर। ये बोर्ड एग्जाम 12th क्लास में भी बहुत बार पूछा गया है, किसका क्रोमियम और कॉपर का, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़े उससे थोड़ा सा कुछ चेंजिंग आएगा, कुछ अलग आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर नॉर्मल कंडीशन में आप क्या करोगे, इसमें आर्गन तक 18 18 2 20
18 2 20 और कितना परमाणु क्रमांक 24, तो डी में कितना आएगा 4 आएगा। नॉर्मल कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, लेकिन बेटा रियल में ये नहीं होता है, अलग मामला आ गया, रियल में ये नहीं होता है। तो अब ये क्यों नहीं होता, तो उसकी बात हम करें तो उससे पहले यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके। परमाणु क्रमांक 23 वेनेडियम तक, परमाणु क्रमांक 23 वेनेडियम तक, इसको आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे समझते हैं। हाँ बेटा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मैंने फिर भी बार बार रिपीट किया है कि 3D से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, 4s में। कहीं आप अब दिमाग लगा लो, आर्गन को 18 कितना हुआ 23, तो इम 5 भर दो और इम कर दो 0, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना 3D से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 4s में। ये भर गया, इसका पेड़ भर गया, क्योंकि s में 2 भरते हैं, 2 से इसका पेड़ भर गया, तब इसमें अपन भरना है। नहीं तो आपने बात कुछ समझ में आएगी कि 3D से पहली 4s की बात हो रही है, इसमें बढ़ना। अब देखो मैंने क्या कहा कि आपको स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। क्रोमियम इसका अपवाद थोड़ा अलग है, उसको हमें कैसे समझना वो देखो आप, कि आपके अकॉर्डिंग क्रोमियम की ये कंडीशन होनी चाहिए थी जो हमने सीखी है, उसके अकॉर्डिंग कि Cr क्रोमियम, तो इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आ गई, आर्गन, 3D4s। नॉर्मल तरीके से जो होना चाहिए लेकिन वो होता नहीं, पहले वो समझा रहा हूं। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, तो 24 है, आर्गन 18 2 20 20 4 24, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। लेकिन कॉपर का, सॉरी किसका, क्रोमियम का, लेकिन क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता समझते हैं इसको, एक बड़ा मेरे तरीके से समझा दो वो समझना। क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24, यहाँ क्या आ गया आर्गन, ये क्या है डी, डी में कितने डब्बे होते, कितने कक्षक होते, 5, वो बनाते पहले 1 2 3 4 और 5। एस में कितने होते हैं, 1 बना दिया, तो ये 3D ये 4s। आपने इलेक्ट्रॉन कैसे भरा वो समझो। क्रोमियम तक, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, तो आर्गन तक कितने होते बेटा, 18, आर्गन तक कितने होते 18, तो 18 ये 19 ये 20 ये 21 22 23 24, इसमें खाली रह गया। अब देखो कि नॉर्मल तरीके से बताऊंगा तो याद रह जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर याद कर, तो एक चीज़ बता रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना। क्या होता है कि पड़ोस में शादी, जन अमा ई माँ के कितना बेटा, 5, 1 2 3 4 5 बेटा। अब और एक अम आई जिसके एक ही बेटो, दोनों गया, जब एक का बेटा ज़्यादा है एक का बेटा कम है, इस कारण से ई माँ ने तो कितना रसगुल्ला दे दिया, 2। क्या दे दिया, रसगुल्ले, मुंह में पानी नहीं लाना बेटा। अब दो ई माँ का 1 2 3 4 5, ई माँ का कितना बेटा है, 5 है, तो जब बोले बच्चा ज़्यादा है, जब ई माँ ने रसगुल्ला कितना दे दिया, 4, तो अब माँ के करीब 4s। समझना बेटा, बिल्कुल कभी नहीं बोलोगे जो बता रहा हूँ, ये 4s और ये 3D। इस माँ ने अपने दोनों रसगुल्ले इस बेटे को दे दिए, पता माँ तो वैसे नहीं खाते, लाते बेटे को देते, और बेटा भी उम्मीद है कि मम्मी शादी में गई कुछ ले राशि। अब 18 बात तो देख जो गौर से कि ई माँ ने मिल जाए रसगुल्ला कितना, 4, बेटा कितना 5, तो उसने पहला रसगुल्ला बड़े वाले बेटे को दिया, उसके बाद उससे छोटे वाले को, उससे छोटे वाले को, उसको छोटे वाले, अब सबसे लास्ट में रह गया छोटा वाला। अब छोड़ के अगर रसगुल्लो हाथ आयो को नहीं तो बोलो रोबा लागो। अब नहीं रसगुल्लो बोला आधो कर दे ले, लेकिन आथ भी जानो अपने घर पर छोड़ के टाबरे एक ही बात बोलिया करे, बोला खाऊं तो पूरा खाऊं नहीं तो खाऊं ही को नहीं, खाऊं तो पूरा ही खाऊं नहीं तो खाऊं ही को नहीं। अब मामला बिगड़ गो कि 4 ने रसगुल्ला आगो और ओ बैठो बिना रसगुल्ला करेगो, अब वो रोवे, अब मामला सुलझा को नहीं करेगे,
रसगुल्लो आडो करनो को नहीं, क्योंकि सीधी बात है अब आज है कि खावा तो पूरा साफ तो खावा नहीं तो खावा ही को नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या किया फिर, और मान लो कि इको रसगुल्लो इन्हें दे दिया, जब इन कौन मिल रहा है कि चारों में से किसी रसगुल्ले तो 4 ये बेटे 5 है, तो एक तो रहेगा। अब जो रेसी वो रोसी रोएगा। तो आगे करिए, आ गई इकन, देख तेरे बेटों की तो 1, तेरे रसगुल्ला कितना 2, तो थाला बेटा ना अगर तू 1 रसगुल्लो देसी तो वो भी राजी हो जैसी, 2 देसी तो वो राजी हो जैसी। अब मेरा बेटा है कि 4 रसगुल्ला आया, बेटा है 5 और रसगुल्ला आया 4। अब तू 1 रसगुल्लो ले ला, 2 ले ला, लेकिन मेरे को सॉल्यूशन को नहीं। तो इस कारण से क्या करे कि आज जो माँ है 8वां 1 रसगुल्लो लिया से, 1 रसगुल्लो इकन से लिया आई, और इनमें से 1 रसगुल्लो लियार को धाड़ा ई बेटा ने दे दियो। अब मामलो जम्मे कौन जम्मे, अब जम गो। अब होयो कि अब बात समझ में आ जानी चाहिए, रसगुल्ला वाली बात बार बार आप पढ़ेंगे तब बार बार ये रिपीट करूंगा कि होता क्या है कि अब एक कंडीशन में वो मामला शांत होगा, बच्चा राजी होगा, सबने एक मिल गो। अब यहाँ से अपने को क्या समझना है, नॉर्मली कंडीशन में आप एस में 2 भरते हो, डी में कितने भरते हो 4, लेकिन हमने ये कॉपर का रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है कि डी में कितने आएंगे 5 और 4s में 1। अगर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको याद करें बिल्कुल सही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो ऐसे 3d 4s, 4s में कितना भरा 1 और डी में कितना भरा 5। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉपर का, और बिल्कुल सही। अब ऐसा क्यों हुआ, इंपॉर्टेंट अपने लिए है, ऐसा क्यों हुआ बेटा। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था हुंड का बहुतम अधिकतम बहुलता का नियम, और मैंने वहाँ आपको एक चीज़ समझाई थी कि किसी भी उपकोष में अगर वो कोई भी कक्षक होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होती है तो उसका स्थायित्व अन्य की तुलना में ज़्यादा होता है। यहाँ डी में सबके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो डी में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, तो ये डी क्या हो गया आपका अर्धपूरित, क्या हो गया अर्धपूरित। अब अर्धपूरित या पूर्ण पूरित वाली कंडीशन आती है, वहां पर उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो ये स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, इसका अर्धपूरित कक्षक को अर्धपूरित करने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया। वह रसगुल्ला वाली बात तो समझावा के लिए। तो अपने माइंड में क्या बात होनी चाहिए कि क्रोमियम का जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 4s में 1 आएगा और 3d में 5 आएंगे। रट लेना, याद कर लेना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो क्या था क्रोमियम का, और एक किसका आता है कॉपर का, हम आगे बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये नोट कर लेना। अब देखो बेटा, इसके आगे वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्रोमियम के बाद क्या आता है आपका मैग्नीज। तो मैग्नीज से पहले क्या लिखेंगे आर्गन 3d10 4s, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25, आर्गन कितना होता है 18, 18 2 20, 20 5 25। मैग्नीज के बाद क्या आएगा आयरन 26, तो आर्गन 3d 4s, इसमें 2, तो 26 है तो 18 2 20, 20 6 26। आयरन के बाद क्या आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट तो आर्गन 3d7 4s2। फिर 28 पे क्या आता है आपका निकल, निकल में क्या होगा आर्गन 3d8 4s2, ये होता है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई विशेष बात नहीं थी, बात कहाँ थी कॉपर। अब 29 पे क्या आएगा कॉपर, कॉपर में वापिस चेंजिंग आती है। कैसे चेंजिंग आती है उसकी हम बात करेंगे, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा, ये देखना कि क्रोमियम में ये बात क्यों हुई, अर्धपूरित विन्यास के कारण, चाहे तो लिख सकते हो अर्धपूरित विन्यास के कारण। कभी आ जाएगा कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों होता है, तो आंसर क्या लिखेंगे अर्धपूरित विन्यास के कारण।
अब देखो इसके बाद आपका क्रोमियम कॉपर बच गया। कॉपर वाले को हम समझते हैं क्या कंडीशन है, कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे कॉपर, यहाँ लिखा आर्गन 3D4S। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। नॉर्मल कंडीशन क्या थी आपकी? आर्गन 18, 18 2 20, 20 9 29। लेकिन मैंने एक ही बात कही थी, इसमें ऐसा नहीं होता है और ये क्या है? गलत है। क्रॉस लगा दिए, गलत है। अब ऐसा नहीं होता तो कैसा होगा वो समझते हैं। चलो वही रसगुल्ले वाली बात लेकर आएंगे बेटा वापस यहाँ पे। Cu29 आर्गन। अब देखो डी को मैं से बना लेते हैं। डी में कितने कक्षक आपके? 5, 1 2 3 4 5 और ये 4s, तो 3D4S। अब देखो समझना कि आप क्या कर रहे हो, एस में कितने? 2, तो यहाँ रसगुल्ले कितने हैं? 2, तो इस मान ने अपने दोनों रसगुल्ले से एक बेटे को दे दिए। अब इस माँ 3D माँ के पास रसगुल्ले कितने हैं बेटा? 9 है। बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुंह में पानी नहीं लाना, ठीक है? ध्यान पढ़ाई पर रहना, कंसंट्रेशन बिगाड़ना नहीं है अपना कहीं पे। तो बात करें कि कितने रसगुल्ले हैं? 9 रसगुल्ले। अब सीधी बात है कि इस माँ के बेटे कितने हैं? 5 है। तो कैसे करेगी? पहले सबको एक एक देगी। तो क्या किया? पहला रसगुल्ला इसको दिया, दूसरा इसको दिया, तीसरा इसको दिया, चौथा इसको दिया, पांचवा इसको दिया। कितने बच गए? 4। फिर वापस से शुरू किया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, दे दिया। अब मामला क्या बिगड़ा वो समझ लो। ये लास्ट वाला वापस रोने लग गया। ये लास्ट वाला वापस बदमाश है, मानता ही नहीं है। बोले रोने क्यों लगा? बोला क्या? बोला माँ सब ने तो दिया 2-2 और मैंने एक ही। अब मैं क्या दूँ? बात तो सही है कि सबको रसगुल्ले कितने कितने मिल गए? 2-2 मिल गए और इस एक को 1, तो ये रहेगा कैसे? अब सीधी बात है, रसगुल्ले ही 9 आ रहे, रसगुल्ले ही 9 आ रहे, 5 बैठे। अब किसी को भी देगा तो एक को कम मिलेगा, एक को कम मिलेगा। अब जिसको कम मिलेगा वो रोएगा। अब हुआ क्या? ये माँ गई 51, माँ गई 51 पड़ोसीगन। बोले यहाँ करे एक रसगुल्लो मन देता है। अब बोली थाला बेटा तो खाओ 2-2, मान लो खाओ एक ही। बोले कि तेरे बेटो एक ही है। देखो टाबरा में के होड़ होवे कि वो 2 खाओ तो मैं भी 2 खाशू। अगर एक घर में एक ही बच्चे होवे, एक रसगुल्ला मिलेगा तो भी राजी है, 2 मिलेगा तो भी राजी है। लेकिन घर में 2-3 टाबरे हुए और एक न देवा पा 2 और एक न देवा 1, तो फिर वो आपस में लड़वा लाग जाए और डिशम करवा लाग जाए। तो अब माँ बोली कि तेरा एक ही टाबर है, बिन तो एक रसगुल्लो देसी तो भी वो राजी है और 2 देसी तो भी राजी है। लेकिन मेरे तो पर टाबरे है 5। अब सब ने मिलकर 2-2 और एक ने मिल रहा 1, और जिन्हें एक मिला वो रोवा लाग जाए। तो फिर आज समझ जा रही, तो बोला एक रसगुल्ला तू ले जा। तो इसने अपना एक रसगुल्ला किसको दे दिया? इस लास्ट वाले को। तो इस सब के पास कितने कितने हो गए? 2-2 और इसके पास 1। देखो इस घर में ये एक ही बेटा है, अगर एक को 1 मिलेगा तो भी वो राजी रहेगा, 2 मिलेगा तो भी राजी रहेगा। इसका मतलब क्या है समझते हैं। अब देखो यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है? कॉपर का। बिल्कुल सही बेटा, इसको इसी को याद करना है। Cu29 आर्गन 3D4S। तो S में कितना? 1। और हाँ एक बात और, जब भी रसगुल्ले की पांति होगी, बंटवारा होगा, तो शुरुआत से चलेगा। ऐसा नहीं 2-2 देके चलोगे लास्ट में कम पड़ जाए। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा कि पहले इसमें 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2, इस प्रकार से ये होगा। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? कॉपर 29 आर्गन, डी में कितने हो गए बेटा? 10 और 4s में 1। ये कॉपर का राइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। रट लेना, मैंने क्या कहा? कॉपर और क्रोमियम दोनों का इंपॉर्टेंट होता है। अब बेटा क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन 4s से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही 3D में आया तो ये क्या हो गया? पूर्ण पूरित। क्या हो गया? पूर्ण पूरित। और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व हमने पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में कि पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में
अधिक होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट किसका है, कॉपर और क्रोमियम दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद है, अलग कंडीशन है, इस कारण से ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम जिंक का लिखना चाहें तो जिंक का बेटा सिंपल सा है, वहाँ कोई कन्फ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए। जिंक की बात करें तो परमाणु क्रमांक 30 Zn जिंक। इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, अक्रिय गैस कौन सी आएगी, आर्गन 3D10 4s। तो देखो आर्गन 18 18 2 20 20 और 10 30, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका हो गया, जिंक का। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है आज हमने एक अच्छा नया टॉपिक था अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको कंप्लीट किया। थोड़ा सा मैंने टाइम ज़्यादा लिया है कि डिटेल से इससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। और ध्यान रखना चाहिए, आप कोई भी क्लास की जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर आता है, आगे वाले तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से चलता रहता है। तो हमने आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक याद किया था, सीखा है, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक लिखना आ गया है तो बिना देख के परमाणु क्रमांक लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना, जिससे मुझे समझ में आ जाएगी आपको कितना समझ में आया या नहीं आया, और कमेंट्स में ज़रूर बता देना। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं।